हेलो दोस्तों, हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैक द्वारा आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को ध्यान में रखकर हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल की शुरुआत की गई है। इतिहास एक नीरस नहीं बल्कि बेहद मजेदार सब्जेक्ट है। इसका एहसास आपको होगा। अगर यकीन ना हो तो इस चैनल को ज्वाइन करें। इतिहास में अच्छे मार्क्स रट्टा मारकर नहीं बल्कि इतिहास को समझकर ही हासिल किया जा सकता है। बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में हिस्टोरिका चैनल आपके साथ है। हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ। हिस्टोरिका यूट्यूब चैनल को मिल रहे शानदार फीडबैक और जबरदस्त रिस्पांस के लिए आप सभी का आभार। आइए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जैक द्वारा जारी मैट्रिक के सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसके तहत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र शामिल हैं। इतिहास के प्रश्न 23 मार्क्स के होते हैं। ज्योग्राफी के प्रश्न भी सेम इसी मार्क्स के होंगे। सिविक्स और इकोनॉमिक्स के प्रश्न 22 मार्क्स के होते हैं, यानी कुल 90 अंकों का यह पत्र होगा और 10 अंक हमें प्रैक्टिकल के लिए होंगे। जैक ने अपनी इस परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन किया है। पहले प्रश्न 80 मार्क्स का होता था और 20 अंक प्रैक्टिकल के लिए हुआ करते थे। हिस्ट्री के प्रश्नों को आज देखेंगे। हिस्ट्री में 23 मार्क्स के जो प्रश्न हैं उसके तहत 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक है बहुविकल्प प्लस रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक में टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। वह 1-1 नंबरों का होगा, यानी कुल 8 नंबरों का यह खंड है। अति लघु प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह 2-2 नंबरों का होगा, यह कुल 4 अंकों का प्रश्न होगा। इसमें लघु प्रश्न 4 अंक का होगा, उसमें 1 प्रश्न होंगे, और दीर्घ प्रश्न 5 अंकों का होगा, इसमें 1 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल 21 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और 2 नंबरों का मैप पूछा जाएगा। कुल 23 मार्क्स के प्रश्न होगा हिस्ट्री में। 2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर हमें 40 शब्दों में देने हैं, जबकि 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 150 शब्द में, वहीं 5 अंक वाले प्रश्न का उत्तर 200 से 250 शब्दों में हमें देने चाहिए। अब हम इकाई 1 यानी इतिहास के प्रश्नों को हल करते हैं। एमसीक्यू के तहत इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से 1 विकल्प सही है और हमें उस सही विकल्प के बारे में चर्चा करनी है। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सामाजिक उपबंध एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे स्विट्जरलैंड में जन्मे रूसो ने 1762 ईस्वी में लिखा था, और यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई है किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो एक महान दार्शनिक और विचारक थे, जिनसे 1789 में फ्रांस की क्रांतिकारी लोग भी काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर जिले में स्वर्ण मंदिर के करीब स्थित एक बागीचा है, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ एक सभा हो रही थी। इसी सभा में जब कि वहाँ 20 से 25 हज़ार लोग वैसाखी के दिन जमा थे, जनरल रेजिनाल्ड डायर आ धमकते हैं अपने 150 सैनिकों के साथ
और उस भीड़ में बिना किसी चेतावनी के उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया और उनके सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे लगभग 1000 लोगों की मौत हुई। हालांकि हंटर आयोग ने इसकी संख्या 400 से भी कम बताई थी। तो हमारा सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919, जिस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, जोसेफ मेसनी का जन्म कब हुआ? सही उत्तर है 1807। मेसनी एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसी गुप्त संगठन बनाए थे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1919 के भारत अधिनियम, जिसे हम आमतौर पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून कहते हैं, इसके तहत यह प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके तहत सरकार को 1931 में कमीशन नियुक्त करना था, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे, जिस कारण 8 नवंबर 1927 को ही सर जॉन साइमन की अगुवाई में 7 सदस्यीय दल का गठन कर दिया गया। समिति में सभी सदस्य अंग्रेज थे। जाहिर सी बात है, भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत की सरजमी पे बम्बई में कदम रखा था और तब उनका स्वागत साइमन गो बैक के नारे के साथ किया गया था। हमारा सही उत्तर होगा 1928। नेक्स्ट, रिंडरपेस्ट क्या था? रिंडरपेस्ट मवेशियों में होने वाली एक बीमारी थी। यूरोपीय लोग खनिज और बागानों से धन कमाने के लिए अफ्रीका पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मजदूरों की कमी झेलनी पड़ रही थी। रिंडरपेस्ट के कारण अफ्रीका के 90% जानवर मर गए। अब अफ्रीकी लोगों के पास मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। रिंडरपेस्ट क्या है? तो सही उत्तर होगा पशु रोग, जो जानवरों में फैला था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल 1914 से लेकर 1918 तक था। वास्तव में उपनिवेशों की छीना झपटी के कारण यूरोपीय शक्तियां आपस में टकराने लगी थी और 4 सालों तक चले इस महायुद्ध में लगभग 37 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 2 बड़े ग्रुप लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जैसे देश थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल थे। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार खाली जगह ने किया। सही उत्तर होगा जेम्स हारग्रीव्स। वास्तव में 1764 ईस्वी में इंग्लैंड में बुनाई के क्षेत्र में स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार हुआ। इस मशीन ने न सिर्फ कपड़ा उद्योग बल्कि औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता खाली जगह को हुआ। सही उत्तर होगा 5 मार्च 1931। वास्तव में जब सविनय अवज्ञान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि कांग्रेस के बिना समझौता का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी और कांग्रेस सम्मेलन में भाग ले, जबकि दूसरी तरफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। दोनों के बीच, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के तहत जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया
और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गई, वहीं सरकार ने राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया और उनकी जब्त संपत्तियां भी लौटा दी थी। हालांकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता इस समझौते से खुश नहीं थे और उसका विरोध भी किया था। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के तहत 2 अंकों के ये प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, कल्पना दर्श यानी यूटोपिया क्या है? यूटोपिया एक ऐसी आदर्श समाज की कल्पना है जिसका साकार होना लगभग नामुमकिन है, अर्थात एक ऐसा समाज जहां कोई परेशानी ना हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, किसी को कोई दुखी ना हो, कोई बीमार ना हो, सभी खुश रहे। शायद ही ऐसा समाज दुनिया में कहीं पर हो आज भी। यह कल्पना 1516 ईस्वी में सर थॉमस मोर द्वारा लिखित पुस्तक से लिया गया, जिसमें उन्होंने अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक टापू का वर्णन किया था कि वहां पर ऐसे समाज के लोग रहते हैं जो बिल्कुल खुश है, उनके पास कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट, पिकेटिंग से क्या समझते हैं? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा तरीका जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे पिकेटिंग कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने जगह जगह शराब की दुकानों की पिकेटिंग की थी और ये पिकेटिंग का तरीका हमें बाद के आंदोलनों में भी देखने को मिलता है। यह एक तरह से घेराव था कि हम किसी व्यक्ति को दुकान तक नहीं पहुंचने देते थे। अगला प्रश्न है 4 अंकों का, 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, व्याख्या करें। वास्तव में 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे थे। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार थे, उन कारणों की चर्चा हम करते हैं। हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर व्यापार में बढ़ोतरी होने लग गई थी। साथ ही उपनिवेशों की स्थापना के कारण भी मांग में लगातार इजाफा हो रहा था। डिमांड बढ़ते जा रहा था। जाहिर सी बात है, उत्पादन के लिए लोगों को प्रेरित करने की जरूरत थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग की पूर्ति सिर्फ शहरों के उत्पादन से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या गांव में ही निवास कर रही थी। यूरोप के कई देशों में राजाओं ने खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का अधिकार गिल्ड्स को दे दिया था, जो व्यापारियों का एक संगठन होता था, जिस कारण नए सौदागरों के लिए शहरों में कारोबार करना मुश्किल था। तब उन्होंने गांव की ओर रुख किया, जहां उन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। गांव में छोटे किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसी तरह कारीगरों के पास भी काम की कमी थी। उन्हें परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करना भी मुश्किल हो रहा था। जब सौदागरों ने उन्हें गांव में काम करने का प्रस्ताव दिया, तो गांव के गरीब काश्तकार भी फौरन काम करने के लिए तैयार हो गए। गांव में काम करने के साथ साथ किसान अपनी खेती का काम भी देख सकते थे, इसलिए उनको ये प्रस्ताव काफी फायदेमंद दिखाई दिया। अगला प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन है, मरियाना जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? यह क्वेश्चन 5 अंकों का है। 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। फ्रांस में इस नारी रूपक को मरियान का नाम दिया गया। वहीं जर्मनी में नारी रूपक को जर्मेनिया का नाम दिया गया था। नारी रूपक को चित्रित करने के पीछे राष्ट्रीयता और एकता की भावना का प्रसार ही मुख्य उद्देश्य था। जैसे हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह तस्वीर जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इसे स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से 1905 ईस्वी में कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्र नाथ टैगोर ने तैयार किया था।
और ये भारत माता की विख्यात छवि थी जो बाद में आज हमें इस रूप में मिलते हैं, परिष्कृत हो गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि भारतीय लोग भारत माता की तस्वीर के साथ अपने आप को एकजुट करें, एक उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रचार प्रसार हो सके। फ्रांस में भी इसी तरह मरियान में को देखा जा रहा था। मरियान में जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित करने की कोशिश की गई थी। मरियान का चिन्ह लाल टोपी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की तरह और कलगी था। कलगी को स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना जाता है। मरियान की प्रतिमाएं विभिन्न शहरों के अलग अलग सार्वजनिक स्थलों और चौक चौराहों पर लगाया गया, जिससे जनता के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना में इजाफा हो सके। साथ ही मरियान की छवि को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिक्कों और डाक टिकटों पर मरियान की तस्वीरें अंकित की गई, ताकि जन जन तक उनकी पहचान, उनकी पकड़ हो सके। मरियान की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जर्मेनिया के बारे में। जर्मेनिया जर्मनी की नारी रूपक थी, जो बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। बलूत वृक्ष को जर्मनी में बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। जर्मन चित्रकार लॉरेंस क्लासेन ने जर्मेनिया की एक तस्वीर बनाई, जिसमें जर्मेनिया की तलवार पर लिखा था, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। जर्मन राइन यानी उसका स्थान वही है जो भारत में गंगा नदी का है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही नारी रूपकों का महत्व राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में था। जर्मेनिया की यह तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, यह प्रश्न है, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाए। पहला हमें अफ्रीका दर्शाना है और दूसरा सूरत को। विश्व के मानचित्र में हम देखते हैं कि अफ्रीका एक महादेश है जो 7 महादेशों में से दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी और दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल वाला है एशिया के बाद। ये अफ्रीका महादेश है। दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत का विशेष संबंध है। हम देखते हैं कि ये इलाका जो है ये दक्षिण अफ्रीका है, जहाँ महात्मा गांधी गए थे। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़, अगर हम विश्व का मैप देख रहे हैं तो देखिए ये इलाका है पुर्तगाल का, ये देश है। पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज करते हैं। वे इसी अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होते हुए भारत पहुंचते हैं, यहाँ कालीकट में, जहाँ जमोरिन से उसकी मुलाकात होती है। अगला प्रश्न है सूरत का। सूरत गुजरात राज्य का एक शहर है। आज जब हम सूरत को देखते हैं, ये सूरत जो है ठीक महाराष्ट्र से ऊपर, यानी कि हमारा इस पॉइंट के पास आता है। ये बिल्कुल सटे हुए इलाके में यहाँ पे आप सूरत को दर्शा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही हमारा हिस्ट्री के सभी प्रश्न हल हुए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में हिस्टोरिका में डाल देंगे। आप वहाँ से इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी को किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक अगले क्लास में एक नए सब्जेक्ट के साथ।